मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया, क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति शहर से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान ही निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टराइन से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 5 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देकर हैरान हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरासी गई थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरे पति नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। वो साल में बस 2 महीने के लिए ही घर आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं, ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो शहर से बाहर थे। मैंने डॉक्टरनी से कुछ न कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती, कैसे सोचती? समीर मेरे सगे बेटे जैसा था। मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा था। अपनी सोच के ताने बाने में उलझी रहती थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूब गई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने डोरबेल बजाई। समीर ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, मौसी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा, जो कि जॉब के लिए यहाँ लखनऊ आ गया था और पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। समीर के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। मौसी आप कहाँ खो गई हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। समीर की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं समीर से यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। समीर मेरी सगी बहन का बेटा था। मेरी बहन का बेटा, उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी बहन की शादी हुई तो मैं 4 साल की थी। जब वह पैदा हुआ तो मैं 11 साल की थी। मेरी बहन का ससुराल काफी दूर था और एक गांव था जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी बहन ने कहा, तुम समीर को अपने पास रख लो, वहाँ यह अच्छे से पढ़ लेगा। और समीर मेरा बेटा जैसा भी था तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैं अपना सिर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से समीर मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। तो क्या समीर मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे आंखों में आंसुओं का गोला, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं उसकी मौसी हूँ, यानी उसकी माँ की जैसी। मतलब मैं उसकी माँ ही हुई। वो मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। ऐसे कैसे वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था। जो मैं सह रही थी, एक तरह से पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा। मैं जब वो बहन के साथ मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी ही गोद में उसका ज्यादा वक्त जाता था।
अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी और वो दीदी की सबसे पहली औलाद थी, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी, तब वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे अजय के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था, कहता था आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान हैं, ऊपर से बड़े गुस्से वाले। मौसी, अजय मौसा आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे अजय के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया था, मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अभी भी यही कहता कि मुझे लगता है कि अजय मौसा ने शहर में किसी से शादी कर ली है, तभी वो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो वो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी, तभी समीर मेरे दरवाजे पर लॉक कर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का ग्लास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डरकर पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त समीर के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ये दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। समीर ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया है। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर न हो जाए वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हुआ आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब समीर मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतजार कर करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि खुद ही देख आऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा समीर का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब वो बातें घूम रही थी जब मेरी बहन का मुझे पहली बार फोन आया था। कहने लगी, समीर लखनऊ में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक में नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाजत दूं। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा समीर सीधा साधा सा था, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे की आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयाँ होती है। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। इस वक्त तो मैंने बड़ी रहम दिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि समीर मेरा बेटा जैसा है। जाहिर है वो मेरी सगी बहन का बेटा जो था। भाई और छोटे बेटे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। वह उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मेरी बहन दिल की मरीज है। अगर वह सच जानती कि समीर ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच चुकी थी
कि समीर को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाजा खोली। जब मैंने दरवाजा खोला, सामने देखा समीर मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर रोब जमाकर पूछना। तो मुझे दबा के रख दिया। वो होता कौन था मुझसे इस तरह से बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब न पूरी होने की वजह से वो यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम आवाज में बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज दरवाजा लॉक ना किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने तीखी आवाज में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति शहर से बाहर जाते, वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाती तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से समीर आया था मैं हर काम समीर से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस वाली सीमा से ही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना है। मेरे पति 3 महीने के बाद आने वाले थे। मेरे पास इस पाप को खत्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीमा से कहूँगी क्या। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो जरूरत थी ही, वो भी बिना सच बताए। मुझे यह कदम उठाना ही था, लेकिन अगर बहन को मैं सच बताती तो वो सहन ना कर पाती। अगर पति से सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कशमकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने सीमा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है, इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही समीर से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का जहाँ चाहे वहाँ इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो हैरान सा होकर रह गया। आप यह क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे समीर की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं सो गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे बराबर बातें कर रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई फोन पर बातें कर रहा हो। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर आती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था। अजय कब घर आ गए थे, वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो समीर ने दरवाजा खोल दिया। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन से कोई गैर था जो तुमने दरवाजा लॉक करके सोई थी?
अजय की बात का मैं क्या जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी, इसलिए अजय से कुछ भी नहीं कहा। वो तो मुझे यूं चुप देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए उन्हें यूं अचानक सामने पाकर कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। लेकिन हकीकत तो मैं जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो अजय अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन अजय की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि अजय से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लॉज में बैठी थी, तभी समीर किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बना के टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, मौसी कैसा लगा आपको मौसा का सरप्राइज। मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ मैं ये सब सह सहकर थक चुकी थी, इसलिए बिना शर्म के मुंह पे जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मौसी क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? समीर की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। अजय अभी भी सो रहे थे। मैं अजय के पास बैठी थी कि अचानक अजय के फोन पर मैसेज आने शुरू हो गए। मैं अजय को उठाने ही वाली थी कि मेरी नज़र फोन पर आए मैसेज पर गई। उसमें लिखा था, हाय जान कैसे हो, अपनी बीवी को बदचलन साबित किया कि नहीं, तभी तो मैं और तुम साथ में रहेंगे। यह सब देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और अपने पति के मुंह पर दे मारी। वो हड़बड़ाकर उठे और कहने लगे, यह क्या बदतमीजी है। मैंने उसे मैसेज दिखाए और कहा, ये पढ़ो। और अपनी गंदी सोच का सबूत मैंने गुस्से से दबी दबी आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि समीर को इस बात की भनक भी लगे। अजय ने मैसेज पढ़ा और वो समझ गया कि मैं सब जान चुकी हूँ। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी, चेहरे पर उदासी छा गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता समीर आ गया था, पता नहीं कैसे। अब मैं अजय से पूछने लगी, आपने यह सब क्यों किया? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? वो कहने लगा, 5 साल से एक बच्चा तो दे ना सकी। मैंने उनकी बात सुनी और अपनी रिपोर्ट निकाली। मैंने कहा, तो यह क्या है? जब आप यहाँ नहीं थे तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? तो वह जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हारे अपनी बहन के बेटे के साथ नाजायज संबंध है। मुझे उनकी बातों से इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया कि एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर दे मारूं, लेकिन मैं बुरी तरह से चकराकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे सुई लगी थी। समीर बड़ी मासूमियत से मुझे देख रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अजय भी वहीं खड़ा था। मैं समीर को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। समीर, तुम्हारे मौसा ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझना। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े समीर से माफी मांग रही थी। वो मेरे पास आया और मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, आप परेशान मत हो, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपके सारे टेस्ट नए सिरे से करवाया है। आप प्रेग्नेंट नहीं हो। मौसा जी ने डॉक्टर को पैसे देकर आपकी रिपोर्ट बदलवा दी थी। ना आप गुनाहगार हो, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। ये सब गलत फहमी है। समीर की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज के आंसू बहा रहा था। कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं अपनी माँ में और आप में कभी कोई फर्क नहीं देखा। मैंने तो कभी भी किसी गैर लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। तो आप मेरी माँ की जगह हैं। वहीं पास में अजय खड़ा हमारी बातें सुन रहा था और फिर मैंने पुलिस पर फोन करके उसे मेरे होते हुए दूसरी औरत रखने के जुर्म में जेल भेज दिया और मैंने उसे तलाक दे दिया। जो इंसान माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को अपने मतलब के लिए बदनाम कर सकता है, मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अपनी बहन के बेटे के साथ अपने मायके चली आई और मेरे मायके वालों ने भी मेरा साथ दिया। मेरे घर वालों ने 2 साल बाद मेरी शादी दूसरी जगह करा दी और अब मेरी उस शादी से मुझे एक बच्चा है और मैं अब अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।